गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लियर पॉइंट क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं राय सर आज आपके लिए क्लास 9th के लेसन 3rd के पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में हमने ड्रेनेज के बारे में देखा था। आपके चैप्टर का नाम है ड्रेनेज, और ड्रेनेज में हमने समझा था कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, और उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हुआ था इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में हमने देखा था कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को ब्रॉडली 2 पार्ट में बांटा गया है। किसमें? एक तो आपका हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम हो गया और दूसरा था आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम के पार्ट्स के चर्चा करेंगे। ऐसा ड्रेनेज भारत का उत्तरी क्षेत्र जो आपका नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का, वहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो ड्रेनेज सिस्टम बनता है उसे हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ब्रॉडली पार्ट में बांटा गया है, 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से मुख्य नदियां जो हैं, जैसे जहां से गंगा नदी निकलती है वो गंगा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंडस निकलती है इंडस ड्रेनेज सिस्टम हो गया, और ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम हो गया। तो हम बात कर रहे थे आपके हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की, हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम की। किसकी बात कर रहे थे हम? हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम के। तो हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम में हमने देखा इसे ब्रॉडली 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो है आपका इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा पार्ट है आपका गंगा ड्रेनेज सिस्टम, और तीसरा पार्ट है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 पार्ट हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम को बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको इनकी स्थिति मैप पर देखने का प्रयास करें कि ये तीनों के तीनों रिवर ड्रेनेज सिस्टम मैप पर कहाँ पड़ते हैं, तो अगर आप मैप देखें कहाँ का, नॉर्थ इंडिया का, तो मैं एक रफली मैप में आपको इन तीनों की लोकेशन दिखाने का प्रयास करूँगा। ये इंडिया के मैप का नॉर्दर्न पार्ट है। कौन सा हिस्सा है? नॉर्दर्न हिस्सा। नॉर्दर्न हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ पर एक नदी बहती है इंडस। तो इंडस और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो ये एरिया है, ये आपका पहला पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडस रिवर सिस्टम, इंडस वाला एरिया। उसके बाद इसके ठीक नीचे जाएंगे तो यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये एरिया कवर किया जाता है। ये दूसरा पार्ट है आपका, कौन सा? गंगा ड्रेनेज सिस्टम। और उसी तरह से हम ईस्टर्न हिस्से में चले जाएं तो यहाँ पर चाइना से एक नदी भारत में प्रवेश करती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण होता है वो यहाँ से। मैप में तीनों की स्थिति एक साथ आपने देख ली। अब हम इसे डिटेल से एक एक ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो पहला टॉपिक हमारा द इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें से इसके ओरिजिन के बारे में जानना पड़ेगा, फिर इसकी ओरिजिन के साथ इसका एक्सटेंशन कहाँ पर हुआ उसको समझना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक रफली मैप बनाएंगे, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट आप देख रहे हैं। नॉर्दर्न के बाद फिर यहाँ से आपका ये साउदर्न पार्ट नीचे शुरू हो जाता है।
अगर हम देखें तो इंडिया के अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में जम्मू कश्मीर वाला रीजन देखते हैं तो उसके ठीक राइट साइड में ही जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, उसके ईस्टर्न साइड में यहाँ पर एक माउंटेन है जिसे कहा जाता है कैलाश माउंटेन। तिब्बत में पड़ता है। कौन सा माउंटेन है? कैलाश माउंटेन। तो कैलाश माउंटेन के पास ही एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। कौन सा लेक? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के पास से ही यहाँ से इंडस रिवर ओरिजिन होती है और वो इंडिया में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करते हुए पीओके वाले एरिया से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती हैं और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये आपके साउथ वर्ड डायरेक्शन में मुड़ जाती है और यहाँ पर जो पाकिस्तान का एरिया है, ये वाला हिस्सा है, कौन सी जगह है? ये कराची। कराची में आकर ये आपके किसमें? अरेबियन सी में मिल जाते हैं। तो ये और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो पूरा क्षेत्र बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। इसकी अगर हम बात करें तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन जो है, तो आप लिख सकते हैं इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन आप लिख सकते हैं नियर मान सरोवर लेक इन तिब्बत। ये आप इसके ओरिजिन लिख सकते हैं। यानी इंडस रिवर जो है, मेन रिवर है जो आपके इंडस, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? नियर मानसरोवर लेक। कौन सी जगह पर है? तिब्बत में। इसके बाद इट इंटर्स, ये भारत में प्रवेश करते हैं। इट इंटर्स इन इंडिया, ये भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं? देख रहे होंगे आप, मानसरोवर लेक से ये भारत में प्रवेश करते हैं। कौन से क्षेत्र में प्रवेश करते हैं? ये लद्दाख वाले रीजन में प्रवेश करते हैं। इट इंटर्स इन इंडिया फ्रॉम लद्दाख। कहाँ से? लद्दाख वाले रीजन से प्रवेश करते हैं। इट इंटर्स इन इंडिया फ्रॉम लद्दाख रीजन एंड फ्लो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और कहाँ? एंड फ्लो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद कहाँ बहते हैं? ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये बहती हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इसके अलावा आपको अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इन कश्मीर रीजन, इन कश्मीर रीजन जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा ट्रिब्यूटरीज ज्वाइंट इट। कश्मीर वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मुख्य ट्रिब्यूटरीज में आपकी जास्कर ट्रिब्यूटरी, नुब्रा ट्रिब्यूटरी, श्योक और हुंजा, ये चार वाटर स्ट्रीम जो हैं वो आकर आपके इंडस रिवर से मिलते हैं। कहाँ पर? कश्मीर वाले क्षेत्र में। ये कश्मीर से ही ऑरिजिनेट होते हैं और इसमें आकर मिल जाते हैं। इन जगहों से ये आकर छोटे छोटे रिवर्स हैं वो इसमें आकर मिल जाते हैं। चार नदियाँ हैं। कौन कौन सी? जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा ट्रिब्यूटरी। ये कश्मीर रीजन में इससे मिल जाते हैं। छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स हैं। कश्मीर रीजन की नदियों को देखने के बाद अगर हम बात करें, कश्मीर रीजन के बाद अगर हम अन्य जो मुख्य सहायक नदियां हैं आपके इंडस रिवर की, तो उसमें से मुख्य रूप से जो आपके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इधर ईस्ट डायरेक्शन और इधर कौन से हैं? वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लोइंग रिवर्स की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन फ्लोइंग रिवर्स आर। कौन कौन सी नदियां हैं जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? पहले आती है आपकी झेलम, उसके बाद आती है झेलम, चिनाब,
फिर रावी, उसके बाद सतलज, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलज। ये सारी नदियां जो हैं आपके ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बहती हैं और ज्वाइंट करती हैं किसको, इंडस रिवर को। तो सबसे पहले ये आपके आते हैं कौन सी, झेलम रिवर। झेलम के बाद आते हैं आपकी चिनाव, चिनाव के बाद एक नदी है आपकी रावी जो बहकर इंडस के पास जाकर मिलती है। और रावी के बाद आपके आते हैं कौन सी, सबसे बड़ी नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो आपकी सतलज। सतलज की ही एक ट्रिब्यूटरी है जो है कौन सी, ब्यास। तो सबसे पहले ये आप झेलम है, झेलम के बाद आपकी चिनाव, CH लिख सकते हैं हम उसे। चिनाव के बाद आती है रावी यानी R लिख सकते हैं। ये ब्यास है तो B है, और सबसे नीचे कौन से है, सतलज। इन नदियों का क्रम भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इंडस की सहायक नदियों का क्रम क्या है। तो आप याद रखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उल्टा अगर देखें, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ध्यान रखेंगे, इससे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ये मुख्य नदियाँ, ये जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन वाली जो मुख्य नदियाँ हैं, ये जब वहाँ से निकलती हैं तो ये पाकिस्तान में एक जगह है, ज्वाइंट इट इन मिठान कोट नामक जगह है। कौन सी जगह, मिठान कोट, पाकिस्तान। यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लोइंग जो रिवर हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये ज्वाइंट करते हैं इंडस को। कहाँ पर, मिठान कोट, पाकिस्तान वाले एरिया में जाकर इसको इंडस को ज्वाइन करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो इंडस रिवर है वो साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। ठीक है, आफ्टर, इसके बाद अगर हम बात करें, आफ्टर दिस इंडस, हम क्या लिख सकते हैं, टर्न टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन एंड रीच, कहाँ पहुंचते हैं, रीच कराची, कराची, वेयर ड्रेन इन अरेबियन सी, और कहाँ अपना वाटर कहाँ ड्रेन कर देते हैं, अरेबियन सी में। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे आप। मिठान कोट पहुँचने के बाद वहाँ से जो है साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है रिवर, और उसके बाद कराची पहुँचने के बाद अरेबियन सागर में ये नदी क्या होती है, ड्रेन हो जाती है। कौन सी जगह, कराची वाले क्षेत्र में। ये एरिया है आपका कराची वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, इसके टोटल लेंथ अगर हम इंडस रिवर की बात करें, यानी यहाँ कराची से लेके जहाँ इसका उद्गम है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो 2900 किलोमीटर है इसकी लेंथ। किसकी, इंडस की। कितने किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो आप पॉइंट लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ इंडस कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है, इंडस की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। और इसका प्लेन जो है बहुत ही जेंटल प्लेन, जेंटल स्लोप है और फर्टाइल लैंड है। इसका जो ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज एरिया जो है वेरी फर्टाइल है। पाकिस्तान में जो मुख्य जल का स्रोत है वो इंडस रिवर ही है, और इसी के द्वारा उसके आसपास के क्षेत्र में ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेती होती है। और आधी से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान के जो है 70% से ऊपर की आबादी इस इंडस
नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही रहती है। पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के बाद काफ़ी अच्छा काम किया था ड्रेनेज को लेकर, और उसने पूरे पाकिस्तान में नहरों का जाल बिछा रखा है। और कहाँ से वो नहरें निकाली गई हैं? लगभग इंडस रिवर से ही वो नहरें निकाल कर पूरे पाकिस्तान में कृषि के लिए जाल बिछा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ड्रेनेज एरिया जो है मुख्य रूप से, अब ये जो 5 एरिया, ये 5 नदियाँ आपकी दिख रही हैं, आपकी कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज वाला एरिया। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये वाला, तो कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा पाकिस्तान में है और आधा भारत में। आप यहाँ देख रहे होंगे 5 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं? 5। तो इन 5 नदियों के क्षेत्र को ही पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब। पंजाब सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी है। जब बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में, और आधा कहाँ आ गया? भारत में। तो भारत वाले पंजाब में भी, भारत और पाकिस्तान ये दोनों एरिया को पहले पंजाब कहा जाता था। पंजाब का मतलब ही हो गया पंच आब। पंच मीन्स क्या होता है? 5, और आब मीन्स नदियाँ, यानी 5 नदियों का क्षेत्र ही क्या कहलाया? पंजाब। बहुत ही फर्टाइल लैंड है इस रीजन के। क्यों? न्यू एलुवियल सॉइल यहाँ पर मिलेगी आपको। न्यू एलुवियल सॉइल को मैंने पढ़ाया था आपको माउंटेन वाले रीजन में। क्या कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल को? खादर लैंड। क्या कहते हैं? खादर लैंड। तो आप कह सकते हैं जो पंजाब वाला रीजन है यहाँ पर कौन सी लैंड है? खादर लैंड है, खादर प्लेन वाला एरिया है। ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि करंट अफेयर में अभी जब पिछले 2 साल जब पाकिस्तान में के आतंकवादियों ने जब भारत पर हमला किया था, उस समय आपने देखा न्यूज़ में ये कहा जा रहा होगा कि सिंधु इंडस नदी का पानी रोक दिया जाए तो पाकिस्तान प्यास से मर जाएगा, क्योंकि नदियां भारत से ही वहाँ पर जा रही हैं। लेकिन हुआ क्या था कि 1961 में एक ट्रीटी हुई थी। किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। किसको लेकर हुई थी? 1961 की ट्रीटी हुई थी। किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसे इंडस ट्रीटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडस ट्रीटी। इस इंडस ट्रीटी की बात समझें तो जो 5 नदियां थी, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। अब इसके अलावा, सतलज के अलावा एक मुख्य नदी जो हो गई आपके इंडस, इन सब का पानी पाकिस्तान में जाता है। तो इस ट्रीटी के तहत ये फैसला किया गया था 1961 में। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के समय में ये ट्रीटी हुई थी। इसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा गया। इसे क्या कहा गया? इंडस वाटर ट्रीटी। यानी आप कह सकते हैं सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि में किया क्या गया कि ये डिसाइड किया गया कि इन नदियों का 20% वाटर जो है वो कौन यूज करेगा? इंडिया और 80% वाटर जो है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। अब स्वतंत्रता के बाद 1961 में इस संधि होने के बाद पाकिस्तान जो है वो अपने हिस्से का पूरा पानी यूज करता है। दुर्भाग्य ये है भारत का कि 1961 के बाद अब तक हम अपनी व्यवस्था को इतना दुरुस्त नहीं कर पाए कि हम इंडस के इस 20% पानी का भी पूरा यूज कर लें। अगर हम 20% पानी का भी अगर हम समुचित उपयोग कर लेते हैं तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पर अगर हम नहरों का जाल बिछाएं तो नहरों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा सिंचाई के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक इंदिरा गांधी कैनाल निकाली है। कहाँ से? सतलज में। लेकिन अभी भी बहुत सारा पानी, मुश्किल से हम 5 से 7% पानी इस ट्रीटी में के जो 20% पानी का यूज कर पाते हैं, अब तक हमने वो डेवलप नहीं किया। आई होप गवर्नमेंट से प्रयास किया जा रहा है, गवर्नमेंट इस पर काम कर रहे हैं। सुनने में आया है कि गवर्नमेंट इस काम कर रही है और इंडस ट्रीटी के तहत जो 20% पानी भारत को मिलने वाला था
उस पर काम कर रही है और जल्द ही शायद ये सिस्टम डेवलप कर लेगा। ठीक है, चलिए, ये आपके ब्रैकेट आपके बुक में इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड रिवर सिस्टम था, सेकंड ड्रेनेज रिवर सिस्टम, जिसे कहा जाता है द गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला है हमारा द गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा? द गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसमें भी आपको मैप के द्वारा कुछ समझना होगा। मैं मैप बना देता हूं पहले आपका। देखिए, द गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो गंगा जो मुख्य नदी है, इसी के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम बना। इस एरिया में सबसे बड़ी नदी गंगा ही है, बाकी इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके आधार पर इस वाले जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? गंगा ड्रेनेज एरिया कहा जाता है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी अक्सर आपने सुना होगा, गंगा कहाँ से निकलती हैं? तो हम कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। गंगा गंगोत्री से नहीं मिलती। गंगा नदी जो है वो बहुत सारी जो स्ट्रीम लाइन्स है, अलग अलग नदियाँ एक जगह आकर मिलती हैं, जिसके बाद वहाँ से उस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर आप देख रहे होंगे मैप में, यहाँ पर है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री नामक जगह से जो नदी निकलती है उसे भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी। उसके बाद उसी के जस्ट साइड में आप देख रहे होंगे एक जगह है जहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी? अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा रिवर। अब ये भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर ये आकर मिलती हैं आपस में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। कौन सी जगह आकर मिलती हैं? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में आकर जब ये अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इस नदी को अब क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ठीक है, गंगा अभी भी पहाड़ी माउंटेनियस रीजन में बहती है और उसके बाद गंगा जब मैदान में प्रवेश करती है, कहाँ पर? इंटर्स इन प्लेन में, यानी मैदानी क्षेत्र में गंगा कहाँ से? हरिद्वार से जो है ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार से निकलने के बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश में बहते ही जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बह रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में बहते हुए जगह है आपका प्रयागराज। कौन सी जगह है ये? प्रयागराज। ये प्रयागराज में आकर प्रयागराज तक आते हैं। ठीक इसी समय अगर हम बात करें तो इस गंगोत्री ग्लेशियर के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे एक ग्लेशियर और है जिसे कहा जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या कहा जाता है? यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से अगर हम बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से आपके रिवर निकलते हैं। कौन सी? यमुना। कौन सी नदी निकलते हैं? यमुना। और यमुना जो है वो बहते हुए आती है और प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। आप देख रहे होंगे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलते हैं और यहाँ से आते हुए और ये प्रयागराज में आकर गंगा के साथ मिल जाते हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना है। और इसीलिए गंगा और यमुना के इन दोनों, अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से दो नदियां हो गई, गंगा और यमुना, इनके द्वारा बना है। तो इसे कभी कभी गंगा यमुना दो आब क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे पंजाब में आपने पंच आब सुना, 5 नदियों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र, तो ये 2 नदियों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र, 2 नदियां और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, तो इसे गंगा यमुना का 2 आब मैदान भी कहा जाता है। 2 आब, ध्यान रखिएगा कौन सा, क्या नाम है? 2 आब। ठीक है, 2 आब क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। अब इसकी बात करें अगर गंगा की तो मेन ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले तो आपकी आ गई यमुना, लेकिन इसके अलावा अब यहाँ पर 2 नदियाँ हो गई, एक तो लेफ्ट साइड से आकर मिलने वाली, एक राइट साइड से आकर मिलने वाली। अगर राइट साइड से आकर मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें,
आप देख रहे होंगे यहाँ से इस ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ऊपर नॉर्थ वाली नदियाँ क्या कहलाएंगी, आपकी लेफ्ट रिवर्स कहलाएंगे, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे, और राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज साउथ से आकर मिलने वाली नदियों को हम राइट साइड ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। तो लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज में एक तो इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट में आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज दिख रहे होंगे, जैसे एक है आपकी घाघरा। कौन सी नदी है, घाघरा। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपकी आती है कौन सी, घाघरा ट्रिब्यूटरी। उसके बाद आती है आपकी गंडक, दूसरी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंडक। और तीसरी जो है मुख्य जो है आपकी कोसी। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन आपको बस इतना ही समझना है, बाकी हम बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में मुख्य नदियों में बस आप इतना ही याद रखिए कि लेफ्ट साइड से मुख्य कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। कौन कौन सी, घाघरा, गंडक और कोसी, जो गंगा में आकर मिलती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। अब राइट साइड से अगर हम बात करें तो राइट साइड से आपके एक तो हो ही गई आपकी कौन सी, यमुना। कौन सी, यमुना। अब इस यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, जब वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है तो गंगा की भी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। तो यमुना की जो ट्रिब्यूटरी हैं उनमें से मुख्य रूप से चंबल है। आपके राजस्थान से मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से चंबल निकलते हैं और राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में बहते हुए ये जाकर कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है चंबल। उसके बाद मध्य प्रदेश से के ही उन्हीं विंध्याचल के रीजन से एक नदी निकलती है बेतवा और दूसरी है सोन। तो चंबल, बेतवा और सोन ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं और ये चारों ही आपकी किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की। तो इस तरह से चंबल, बेतवा और उसके बाद कौन सी है, सोन। इन नदियों के द्वारा इस क्षेत्र का अपवाह तंत्र बनता है। मैदानी क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि आपको मिलेगी। सबसे बृहत अगर हम बात करें, सबसे बड़ा भारत का प्लेन अगर एरिया देखें तो यही वाला एरिया है, पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेन रीजन है ये। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी मिट्टी मिलेगी, खादर लैंड मिलेगी आपकी, ठीक है। और इनमें अगर हम बात करें 2014 में, इसके अलावा 2014 में सरकार ने नदियों को साफ करने का, बहुत ज़्यादा आबादी होने के कारण और बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण ये नदियाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो रही हैं। तो आपके बुक में ब्रैकेट में एक बनाकर दे रखा है, 2014 में गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, नमामि गंगे प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें नदियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है गंगा, और उसको साफ करने की बात चल रही है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। तो गंगा रिवर सिस्टम आपके समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप से आपको इसमें नदियों को ही समझना है। और गंगा और यमुना का मिलन कहाँ होता है, ये संगम है इसका प्रयागराज में। नाम याद रखेंगे, कौन सी जगह है ये, प्रयागराज। पहले इसे इलाहाबाद कहा जाता था, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। तो ये मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ये नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम है उसे हम बोलते हैं द गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम।